अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। ला सोनी मिर्ज़ा किस्त नंबर 2। नावल स्टार्ट करने से पहले काइंडली हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम एक साथ बहुत से नावल्स जो हैं वो आप लोगों के लिए ला रहे हैं। तो कुछ जो हैं वो जल्दी-जल्दी जैसे-जैसे चलते जाएँगे हम उनको वैसे ही देते जाएँगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसे लग रहे हैं। चलिए जी, इसकी किस्त नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। कमरा बिल्कुल खाली था और इस खाली कमरे में वो नौजवान अलीशा को लेकर दाखिल हुआ। जैसे ही वो ज़रा सी चलकर बैठकर करीब आई, तो नौजवान ने झट से चटकनी चढ़ा दी। इसका दिल खौफ के मारे उछलकर हलक में आ गया। लेकिन वो नौजवान इसे कंधों से पकड़कर बिस्तर पर बिठाते हुए खुद कुर्सी खींचकर इस पर विराजमान हो गया। अलीशा नाम है तुम्हारा? मुँह से कुछ बोलने की बजाय उसने खामोशी से नजरें झुकाए सर को ऊपर नीचे हिलाया। पूरा नाम क्या है? अलीशे अलीशा यूसुफ। बमुश्किल फंसी-फंसी सी आवाज़ इसके हलक से निकली। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे पूरे 15 लाख रुपए भरे हैं, तो इस हिसाब से आज की रात तुम सिर्फ मेरी हो। वो बता रहा था या तस्दीक चाहता था, वो समझ नहीं पाई। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो और आज की रात मैं तुम्हारा हुस्न देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि खुशी-खुशी तुम अपना आप मेरे हवाले कर दो। जानता हूँ कि तुम एक कंवारी लड़की हो, लेकिन फिर भी मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर ना करो। इसके अल्फाज सुनते अलीशा खुद को गहरी खाई में गिरता महसूस कर रही थी, जहाँ से निकलने का शायद कोई रास्ता नहीं था। तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? उसने दोबारा पूछा, लेकिन लड़की के लब अभी तक सिले हुए थे। उसे गुस्सा आने लगा तो वो कुर्सी को टांग मारकर उससे पीछे फेंक गया। अलीशा का वजूद थर-थर कांपने लगा। देखो, अगर तुम कुछ भी नहीं बोलोगी तो मुझे मज़ीद गुस्सा आएगा और खूबसूरत लड़कियों पर गुस्सा करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो इश्तियाल से गरजा, आप क्या चाहते हैं मुझसे? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें यहाँ इस कमरे में क्यों लाया हूँ? छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे एक-एक बात समझानी पड़े। उसने लड़की के वजूद पर ज़रा-सा झुककर कहा, तो वो टप-टप आँसू बहाने लगी। देखो, तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होगा। आँसू साफ करो अपने। उसके कहने के बावजूद वो अभी तक अश्क बहा रही थी। फिर ना जाने इस नौजवान को क्या हुआ, जो काफ़ी अच्छे हुलिये में खड़ा था। वो अचानक इसके करीब बैठकर नरम लहजे में मुखातिब हुआ। तुम्हारे अंदाज़ और तुम्हारी मासूमियत से लग रहा है कि ये पेशा तुम्हारा नहीं है। तुम किसी शरीफ और इज़्ज़तदार घराने की लड़की लगती हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो तुम यकीनन ये सब कुछ मजबूरी में कर रही हो, है ना? चौंकते हुए वो हसीना चेहरा ऊपर उठाकर देखने लगी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे एक बहुत ही बुरा और घटिया इंसान समझ रही हो, और मैं ये नहीं कहता कि मैं ऐसा नहीं हूँ, बल्कि सच कहूँ तो मैं इंसान हूँ ही नहीं। मेरे अंदर का इंसान बहुत पहले मर चुका है। अब तो सब लोग मुझे हैवान ही कहते हैं। लेकिन फिर भी तुम चाहो तो मुझसे अपना दुख दर्द बाँट सकती हो। ना आप मुझे जानते हैं और ना मैं आपको। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए एक बहुत बड़ी रकम अदा की है, और जिस मकसद के लिए आपने वो रकम दी है, मैं चाहती हूँ कि आप अपना वो मकसद पूरा करें। मेरी मजबूरियाँ मेरे लिए हैं। आपको मुझ पर तरस खाने या हमदर्दी भी जताने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने हाथों की पुष्ट से आँसू साफ करते हुए वो रूखे अंदाज में कह रही थी। तुम्हें पैसे चाहिए ना? तो 15 लाख मैंने तुम्हारा दे दिया है। अब अपना हिस्सा जाकर इस लैला माई से बटोरो और मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। एकदम खड़े होकर वो हनूस बेपरवाही से बोला तो बेड पर बैठी लड़की बेयकीनी से उसे देखने लगी। कौन कह सकता था कि ये हैवान है? हैवान ऐसा तो नहीं करते, जैसा उसने किया। ये तो कोई इंसान ही कर सकता था, और इंसान भी वो, जिसमें इंसानियत ज़िंदा हो। मैंने कहा तुम आज़ाद हो। जाओ। उसे खामोश बैठा देखकर वो अपने लफ्ज़ दोबारा दोहराने लगा। अलीशा इसके रूबरू खड़ी हो गई। उसका दिल तासुफ़ के गहरे एहसास से भर गया। मेरी ज़ात पर इतना बड़ा एहसान क्यों? वह बमुश्किल ज़ोर लगाकर बोली। लफ्ज़ इसके तालू से चिमट गए, लेकिन सामने खड़ा शख्स बिल्कुल मुतमईन नज़र आ रहा था। दुनिया में हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा नहीं होती। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, और मेरी तुमसे ये इंतहाई आजिज़ाना गुज़ारिश है कि दोबारा कभी भी किसी भी मजबूरी की वजह से अपना जिस्म बेचने का फ़ैसला मत करना। अगर तुमने अपने वजूद की हिफाज़त की और अपनी इज़्ज़त पर कभी कोई आँच ना आने दी, तो मैं समझूँगा तुमने मेरे एहसान का बदला चुका दिया। नौजवान की गुज़ारिश ने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली। इसका दिल धक से रह गया। न जाने क्यों मुक़ाबिल शख्स के अंदाज़ में अजब-सी सरकशी और बला का एतमाद साफ़ दिखाई दे रहा था। उसे खुद से ही शर्म आने लगी। कदम दरवाज़े के बाहर बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। खुद के वजूद में एक अजीब-सा तूफ़ान बरपा था।
इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती या वहाँ से जाने का फ़ैसला करती, वो नौजवान खुद ही अपने कदम पटक कर बाहर चला गया। उसने नम आँखों से अपने मसीहा को जाते हुए देखा था। मैडम, अमराह ने जैसे ही अदालत में कदम रखा तो एक पुलिस ऑफ़िसर ने पुश से आवाज़ लगाई। जी, वो अपना रुख वापस घुमा गई। एसएचओ देख सकता था कि वो अपने वकील के यूनिफ़ॉर्म में मलबूस थी। हाथ में कुछ ज़रूरी कागज़ात और बालों की टाइट पोनी जो इसके घूमने पर साथ ही लहरा गई थी। मैडम, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। थोड़ा-सा वक़्त मिलेगा आपका? या, श्योर। उसने चंद कदम आगे बढ़ाए। मैडम जी, वो जल्दी बोलें, कोर्ट का टाइम हो रहा है। मैडम, वो कल रात मेरी क्या? वो कदर दिलचस्पी से पूछने लगी। कल रात मेरी बेटी के साथ किसी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। मैं चाहता हूँ कि इस लड़की को सज़ा मिले। ओह! तो सिंपल वर्ड्स में आप ये कहना चाहते हैं कि मैं आपका केस ले लूँ? जी, मैडम। उसने गर्दन झुका ली। आज कोर्ट की सुनवाई के बाद मुझसे मुलाकात कीजिएगा। हैरेसमेंट के जुर्म में उसे अंदर करवाऊँगी। उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे वो कोई मुस्तहकम फ़ैसला हुक्म करके चली गई हो और फिर वो बस जाती दिखाई दी। अलीशा 7.5 लाख की रकम अपने पर्स में डाले ऑटो रिक्शे से नीचे उतरती दिखाई दी। उसने अपना हसीन और खूबसूरत चेहरा एक चादर से ढक रखा था। रिक्शे वाले को किराया पकड़ाकर इसने छोटी सी तंग गली की जानिब रुख किया। महज ही चंद कदम के फासले पर लकड़ी के बने एक दरवाजे को खटखटाया। अंदर से एक उधेड़ उम्र खातून नमोदार हुई, जो कि शायद इसकी वालदा थी। उसे चौखट पर खड़े देखा तो इसका हाथ पकड़कर अंदर खींचते हुए दरवाजे को बंद कर गई। पिछले 2 दिन से कहाँ थी तुम? और परसों रात तो इतनी तूफानी बारिश भी हुई। फिर कहाँ रह गई थी तुम? अम्मा, आपको बताया तो था कि मैंने वलीद के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करने जा रही हूँ। अपनी तमाम दोस्तों के पास गई और कुछ अमीर लोगों के दर पर हाथ फैलाया तो कुछ पैसे कमा लिए मैंने। अच्छा, दिखा तो ज़रा, कितने पैसे हैं? उन्होंने इसका पर्स खोला तो एक नोटों की गट्ठी हाथ में लिए बाहर निकाला। इसका मुंह और आंखें दोनों के दोनों पूरे खुल गए थे। हाय अल्लाह! हाय कमबख्त मारी, ये इतने पैसे कहाँ से लिए तुमने? तेज-तेज बोलते हुए वो अचानक उसके कंधे पर एक थपकी लगा गई। अम्मा, आपको आम चाहिए थे ना? फिर चाहे मैं टालियों से ही क्यों ना तोड़ लूँ। मुख्तसर कह के उसने अपनी चादर उतारी, उसे तय करना शुरू किया। पर इतने पैसे तेरे पास आए कहाँ से? अम्मा, मुझे बस अपने भाई का इलाज करवाना है। फिर चाहे इसके लिए मुझे किसी भी तूफान से क्यों ना लड़ना पड़े। अपनी कहकर वो कमरे में चली गई। इसकी माँ नरगिस बीबी इसकी बातों को झटक कर नोट गिनने लगी और फिर आसमान की जानब देखकर शुक्र अदा किया। यार, तुझे मैंने कितनी कॉल्स की और तूने एक का भी जवाब नहीं दिया। सही टेरेस पर खड़ा अपने दोस्त अवियान से शिकायत कर रहा था। तुझे बताया था मैंने कल कि मेरा कॉन्सर्ट है और उसके बावजूद तू मुझे कॉन्सर्ट के टाइम पर कॉल्स करेगा तो मैं तेरी कॉल रिसीव कैसे करूँगा? हुँ? मुश्किल वक़्त पर जब दोस्त ही काम ना आ सके तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी दोस्ती का? अच्छा, और तुझ पर ऐसा कौन-सा मुश्किल वक़्त आन पड़ा था? ज़रा मुझे भी तो पता चले। वो सीने पर हाथ बांधे संजीदगी से पूछ रहा था। अर्जेंट 15 लाख रुपए की ज़रूरत थी मुझे। और वो क्यों? किसी लड़की को देने थे। जवाब सुनकर उसने नागवारे से नज़रें फेरी। लिसन सईद, दोस्ती हमेशा मुफ़ाद देखे बगैर करनी चाहिए। और दूसरी बात, जो मैंने तुम्हें पहले भी कई बार रिपीट कर चुका हूँ और आज फिर से आखिरी बार समझा रहा हूँ कि मेरे पास तुम्हारी अपनी ज़ात के लिए लाखों रुपए हाज़िर हैं। लेकिन ये जो पैसा तुम फ़ज़ूल में लड़कियों के पीछे खर्च करते हो, अपनी बेग़ैरतियों के लिए, तो इनमें से मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं दूँगा। वो तुड़क कर लहजे में बोला तो सईद का चेहरा ज़र्द पड़ने लगा। मुझे माफ़ करना दोस्त, आइंदा 1 रुपया माँगने के लिए भी तुमसे राब्ता नहीं करूँगा। उसके अंदाज़ में ख़फ़गी थी। यार, तू मुझे गलत समझ रहा है। तेरे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू किसी भी गलत काम में पड़े। इसे दोनों शानों से पकड़कर अपनी जानिब मोड़ते हुए वो प्यार से बोला, लेकिन मुकाबले खामोश हो चुका था। अच्छा, फिर पैसों का अरेंज नहीं हुआ होगा और यकीनन तूने कोई गलत काम भी नहीं किया होगा। पैसों का अरेंज तो मैंने कर लिया था। हाँ, हाँ। कैसे? बैंक लूटना पड़ा। उसका जवाब सुनकर रूबरू मौजूद शख्स की एक झांसी एक झटके में गायब हो गई। क्या मज़ाक कर रहा है? भाई, मैं मज़ाक नहीं कर रहा, सीरियस हूँ। मुझे पैसों की अशद ज़रूरत थी, इसलिए मैंने एक लुटेरे के साथ मिलकर बैंक लूटने का प्रोग्राम बनाया। ज़ावियान दीदे फाड़े उसे घूर रहा था। पैसों की खातिर वो इस हद तक जाएगा, उसने कभी नहीं सोचा था। यार, तूने सोचा भी है कि अगर तू पकड़ा जाता तो क्या होता? वो इसकी डाँट लगा रहा था। हाँ, मैं जानता हूँ तेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाती कि मिस्टर रॉकस्टार ज़ावियान आलिम का बेहतरीन दोस्त बैंक चोरी में करते हुए या बैंक को लूटते हुए पकड़ा गया, है ना? इसी चीज़ का डर है ना तुझे?
इसका जवाब एक बार फिर से सावियान की सोचों की गहराई में डुबा गया। आज इसके दोस्त को क्या हुआ था? वो जो उसी के हर दुख-सुख में उसके साथ होता था। जब इसे कोई नहीं समझता था, वो हमेशा उसे समझने के लिए तैयार रहता था। फिर न जाने क्यों आज इसका वही दोस्त उसे अपना दोस्त नहीं, बल्कि कोई अजनबी महसूस हो रहा था। सईद के लफ्ज़ों ने उसे अंदर तक घायल कर दिया। वो एक नज़र खुद के किरदार पर डालने के लिए मजबूर हो गया कि क्या वो वाक़ई इतना खुदगर्ज़ है कि अपने दोस्त की परवाह छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी रेपुटेशन के बारे में सोचेगा। कितनी तकलीफ़ होती है ना जब वही इंसान हमसे रुख मोड़ ले जो हमें सबसे ज़्यादा समझता हो। ज़बान ने मज़ीद अल्फ़ाज़ अदा करने के लिए उसका साथ देने से माज़रत कर ली। उसे चुप की कड़ी बाँध दी गई थी। वो बिना कुछ कहे टेरेस से नीचे उतरने लगा। उसे सीढ़ियों से नीचे बढ़ता देखकर सईद ने भी खामोश रहना मुनासिब समझा और आसमान पर टिमटिमाते सितारों को देखने लगा। वलीद, अलीशा की आवाज़ सुनकर बिस्तर पर लेटे 15 साला निढाल वजूद ने उठकर बैठने की नाकाम कोशिश की। अरे, लेटे रहो। उसने अपने भाई को दोबारा से लटा दिया। आपी, कहाँ थे तुम? पिछले 2 दिन से तुम्हें नहीं देखा तो मेरी तबीयत मज़ीद ख़राब होने लगी थी। बस, मैं बस कोई काम ढूँढने गई थी और इसी सिलसिले में कुछ पैसे कमा कर घर लाई हूँ। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ तो फिर मैं मुतमईन हो जाऊँगी। वो भाई के बालों में हाथ फेरकर पानी से भी नरम लहजे में बोली। मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ आपी? आप जानती हैं कि मेरे दोनों गुर्दे फ़ेल हो चुके हैं। डायलिसिस पर कब तक काम चलेगा? अब ट्रांसप्लांटेशन में जितना खर्च आता है इतना पैसा तो शायद हम कभी सारी ज़िंदगी ना कमा पाएँ। इसकी मायूसी भरी बातें सुनकर अलीशा का दिल भर आया। नहीं मेरे भाई, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूँगी। तुम्हारी आपी तुमसे वादा करती है ये। प्यार से उसे तसल्ली देकर वो अपने कमरे में आ गई। उसे तो हौसला दे दिया था, लेकिन ये वो खुद भी नहीं जानती थी कि कमाई गई रकम उसके भाई के इलाज पर आने वाले खर्च से कई गुना कम थी। अपने मुंह पर हाथ रखकर वो बेआवाज खड़ी कमरे में रोती रही और रात गहरी से गहरी होती रही। तू यहाँ? सईद ने दरवाजा खोलते ही दहलीज पर खड़े सवियान को हैरानगी से देखा। लगता है कि मेरे दोस्त को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। दरवाजे को पूरा धकेलते हुए वो सीधा अंदर आते हुए बोल रहा था। खैर, ऐसा तो कुछ नहीं है। उसने दोनों बाजू फैलाए। तो फिर कल इतनी सड़ी-सड़ी क्यों फेंक कर गया था? बिना उसकी इजाज़त लिए वो सीधा सोफ़े पर बैठकर अपनी टाँगें सामने मौजूद मेज़ पर धर कर मुख़ातिब हुआ। यार मैं बहुत परेशान हूँ। सईद अचानक इसके पहलू में बैठा था वो अपनी टाँगें वापस समेटकर सीधा हुआ। क्यों? क्या हुआ है? मुझे पता है कि तू अपनी जगह बिल्कुल सही कहता है कि मुझे पैसे फ़िज़ूल में लड़कियों के पीछे नहीं उड़ाने चाहिए। और तुझे मेरा ख़ैर लड़कियों के साथ रातें गुज़ारना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन उस रात मेरे साथ कुछ अजीब हुआ था यार। व्हाट वाज़ स्ट्रेंज? उसने दोनों कंधे सुकेड़े। या जिस रात बारिश हुई थी उस रात कीचड़ में भीगने की वजह से मेरा हुलिया काफी खराब हो गया था। फिर मैं हमेशा की तरह एक कोठे पर गया, लेकिन ये कोई नया ही कोठा था। बमुश्किल 10,000 रुपए कमाए थे और वो भी एक लैला नामी औरत मुझे एक ऐसी लड़की के साथ रात गुजारने का कह रही थी जो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। फिर वहां पर अचानक एक और लड़की नमूदार हुई। कंवारी थी वो, और यार तुझे क्या बताऊं, इतनी खूबसूरत थी कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। मैं तो पागलों की तरह उसे देखने लग गया। पूरी तवज्जो से उसकी बातें सुनता सावियान अचानक हंसकर अपना चेहरा दूसरी जानिब मोड़ गया। हंसा क्यों बे? उसकी एक इसके सर पर मारी। क्योंकि मेरे प्यारे भाई तुझे हर लड़की ही खूबसूरत लगती है। नहीं यार ऐसी बात नहीं है। वो जो लड़की मुझे 10,000 में बुक करके दी जा रही थी वो बिल्कुल भी प्यारी नहीं थी। और अलीशा, हाय हाय यार क्या हसीन लड़की है। ये अलीशा वही है जिसकी अभी बात की तूने? हाँ वही। अच्छा, फिर क्या हुआ? होना क्या था यार? बस एक आदमी 10 लाख रुपए में इसको ले जाने वाला था। लेकिन मैंने उसकी डील कैंसल करवा दी, क्योंकि मैं इसे किसी और के साथ नहीं देख सकता था। फिर मैंने लैला को 15 लाख की ऑफ़र की और वो यूँ लड़की मेरी हो गई। उस लड़की में ऐसा क्या था कि इसके लिए तूने बैंक लूट कर 15 लाख रुपए भरे? यार बात सिर्फ़ उसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि वो बहुत ही मजबूर लड़की थी। किसी बहुत बड़ी मजबूरी की वज़ह से अपना जिस्म बेच रही थी और मैंने सिर्फ़ उसकी मदद की। हाँ, उसको अपने पहलू में लिटाकर। ज़बान ने मुँह चढ़ाया। नहीं, मैंने उसकी रकम अदा कर दी और उसे अपने साथ कमरे में भी ले आया, लेकिन फिर इसके आंसू देखकर मेरा दिल पिघल गया और मैंने उसे जाने दिया। इसकी बात सुनकर वो एकदम सीधा हुआ। जाने दिया? मतलब 15 लाख भरकर भी तूने एक अपने पास आई लड़की को बिना छुए जाने दिया? वो हैरानगी के इंतहाई वसी दर्जे पर था। हाँ, यार, तेरी तबीयत तो ठीक है?
उसने सेठ के माथे पर हाथ लगाया तो वो चिढ़ता हुआ उसका हाथ पीछे छटक गया। ठीक हूँ, ज़्यादा तंज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यार तू इतना अच्छा कब से हो गया? जब से उस ज़ालिम हसीना को देखा है। ओहो! 2 दिन भी नहीं गुज़रेंगे और तुझे कोई और लड़की उससे भी बड़ी ज़ालिम हसीना लगेगी। अब ज़्यादा मज़ाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तेरे आगे-पीछे इतनी लड़कियाँ घूमती हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर कभी मेरा ख़्याल करके इनमें से 1-2 लड़की मुझे ऐसे ही दे दे, तो मुझे क्या ज़रूरत है तवाइफों के कोठे पर जाने की? ओ भाई, फैन्स है मेरी, इनके साथ रातें नहीं गुज़ारता मैं और ना ही ये मेरी मलकियत है जो मैं उठाकर तुझे दे दूँ। हाँ, हाँ, ठीक है। उसने मुँह बसोरा। अच्छा चल उठ, मेरे साथ लाइब्रेरी में चल ज़रा। खुद खड़ा हुआ और उसका भी हाथ पकड़ने लगा। अब वहाँ कौन-सी माँ रखी है तूने? वो सर फिरा हुआ। बकवास ना कर यार, उठ जा। वैसे बता तो सही वहाँ जाना क्यों है? यार एक्चुअली दादू के लिए कुछ नॉवेल्स देखनी है। बेचारी सारा दिन घर में बोर होती रहती। ओह! आई सी। चल फिर। सविया ने उसे ज़ोर लगाकर खींचा तो वो उठकर खड़ा हुआ और फिर दोनों एक-दूसरे के साथ लगे एक छोटे से फ्लैट से बाहर निकल गए। ज़ावियान अपने दोस्त सईद के हमरा लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। लाहौर की ये सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। उसने चेहरे पर स्याह मास्क डाल रखा था ताकि कोई भी उसे पहचान न सके। जब भी वो कभी घर से अकेला बाहर निकलता था तो इसके चेहरे पर मास्क हमेशा मौजूद होता था, वरना बाहरी दुनिया के लोग इसका जीना हराम कर देते। कहीं कोई ऑटोग्राफ के लिए दौड़ा चला आता तो कहीं कोई सेल्फी लेने के लिए बेताब होता। आज भी इसका चेहरा छुपा हुआ था और सिर्फ भूरी रंगत की आंखें नजर आती थी। बालों का वही पुराना स्टाइल। काउंटर पे मौजूद शख्स से तफसीलात पूछने के बाद वो लाइब्रेरी में किताबें टटोलने लगा। सईद उसके पीछे खड़ा मोबाइल चलाने में मगन था। उसने अभी एक नावल का नाम पढ़कर उसे किताबों की भरी एक अलमारी से निकाला तो इसी पल दूसरी जानिब से भी किसी ने किताब को अपने हाथों में लिया। जब दोनों जानिब से किताब के बीच खला पैदा हुआ तो अचानक दोनों एतराफ मौजूद शख्सियात की नजरें दो चार हो गईं। एक तरफ अपनी भूरी आंखों को रोशनास करवाता जावियान था, तो दूसरी जानब स्याह चमकती बड़ी-बड़ी आंखों वाली लड़की अमरहा। दोनों ने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा था, बस निगाहों ने ही आपस में कलाम किया था। अमरहा की भूरी आंखों को पहचानने की नाकाम कोशिश कर रही थी और जावियान इसकी स्याह आंखों के सहर में डूब सा गया। चंद लम्हात तक दोनों ने खामोशी से एक दूसरे से नैन मिलाए रखे और फिर अचानक अमरहा ने निगाहें झुकाकर कदम आगे बढ़ा दिए। इसका वजूद किताबों में कहीं गुम हो चुका था। जावियान इसके चलने को महसूस करके भागता हुआ दूसरी जानिब गया, लेकिन वो काउंटर तक आ चुकी थी। भैया, मुझे बस एक ही किताब मिली है। कितनी कीमत होगी उसकी? वो काउंटर पर खड़े शख्स से मुखातिब थे और तभी जावियान ने चंद कदम दूर से उसे देखा। इसके बाल इसके सीने को दोनों तरफ से ढक रहे थे। बालों की एक जानिब से कटी हुई पफ के लहराते बालों ने उसे अमराहा का चेहरा देखने से रोक दिया था, लेकिन वो भी जावियान आलम था। जब कोई चीज़ उसे अपनी जानिब खींचती, तो वो उसे एक बार देखना चाहता था। उसने चंद कदम आगे बढ़ाए। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप किसी ऐसे नावल का नाम जानते हैं जो बुजुर्ग लोग पढ़ सकें? फ़कत इसका दीदार करने के लिए वो काउंटर पर मौजूद शख्स से मुखातिब था। अमरा ने इसी पर इसकी जानिब निगाह उठाकर देखा। इसका रंग कितना सफ़ेद था। ऊपर से गज़ब ठाती उसकी भूरी आँखें। वो चंद सानियों के लिए फिर से टिकटिकी बाँध कर देखने लगी। मन में कहीं दूर दिमाग ने एक रॉक स्टार सावियान आलम का ख़्याल उसके ज़हन में उभारा था, जिसे उसने भरे मजमे में बहुत दूर से देखा था। फिर इसी पर इस ख़्याल को ये सोचकर झटक दिया कि भला इस जैसा शख्स इस लाइब्रेरी में क्या करने आएगा? आप किसी नॉवल के बारे में पूछ रहे हैं? काउंटर पर बैठा शख्स अभियान के सवाल का जवाब देने ही वाला था जब अमरहा ने बीच में अपनी टांग अड़ाई। वो झट इसकी जानिब घूमा। सांवला सा रंग, क्याली से मोटी मोटी आंखें, जिसकी पलकें ऐसी थी जैसे तलवारें हों। छोटा सा गोल नाक, जिसकी हड्डी काफी बारीक थी। नेचुरल रंग के बारीक से होंठ, जिनके ऐन ऊपर बाईं जानब एक काला स्याह तिल इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। गोल मटोल छोटा सा चेहरा और गालों पर पड़ते डिंपल किसी की भी जान लेने के लिए काफी थे। वो कहते हैं ना कि सांवले रंग में भला की कशिश होती है, तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही था। अगरचे अमराह का रंग गोरा नहीं था, लेकिन इसके इंतहाई तरतीब और कशिश से भरपूर नकूश किसी भी शख्स को अपनी जानब खींचने के लिए पेश पेश थे। जी, क्या आप जानती हैं? जाविया ने अचानक अपने हवास बहाल करते हुए पूछा। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि बुजुर्ग लोगों को किस किस्म के नावल्स पसंद होते हैं और ना ही मैं इतने ज़्यादा नावल्स पढ़ती हूँ, लेकिन मेरी एक दोस्त है जिसे नावल पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बस उसे देखकर ही मैं कुछ अच्छे नावल्स के नाम जानती हूँ, जिनमें आंगन, गरज और खुदा की बस्ती नावल्स ये बहुत ही उम्दा हैं। थैंक्स, उसने मुस्कुराकर कहा तो वो भी मुस्कुराई।
اس کے مسکرانے کے ساتھ ہی جب رخساروں پر گڑھے نمودار ہوئے تو زاویان پھر سے نظر بھر کر اسے دیکھنے لگا۔ باجی، آپ کو یہ کتاب 2500 میں ملے گی۔ کاؤنٹر والے شخص نے امرہا سے کہا تو وہ بھی ایک نظر اس کی لی گئی کتاب پر ڈال گیا۔ آپ لاء کی کتاب کیوں لے رہی ہیں؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ کیونکہ میں ایک وکیل ہوں، چہرے پر تبسم سجائے جواب دیتے ہوئے اس نے پرس سے 2500 نکال کر کاؤنٹر پر موجود شخص کے آگے دھر دیے۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ تو کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ ایکچولی مجھے کوئی بھی کیس لڑنا ہوگا تو آپ کے پاس آؤں گا۔ شور، بیرسٹر امرہا دائم۔ وہ مسکرائی اور اپنا نام بتا کر رخ باہر کی جانب موڑ دیا۔ بھائی صاحب، آپ وہ تینوں ناولس مجھے دے دیں جو ابھی انہوں نے بتائے۔ ساویہ نے جب کاؤنٹر والے شخص سے کہا تو اس کی آواز امرہا کی پشت سے ابھری۔ اس نے ایک بار واپس گھوم کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر چلی گئی۔ جی، وہ شخص ناول لینے گیا، پھر اسی پر سعید واپس آیا۔ لے لیے؟ ہاں، وہ بس لینے گیا ہے۔ اوکے۔ سعید پھر سے فون میں جٹ گیا، لیکن وہ ابھی تک مسکرا کر باہر دیکھ رہا تھا جہاں اب بس سامنے سڑک پر چلتی ٹریفک دکھائی دے رہی تھی۔ ٹھپ کی آواز سے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے ایک عورت نے اپنی ہائی ہیل سینڈل کے ساتھ ایک بہت ہی بڑے اور وسیع بنگلے میں قدم رکھا۔ فلک، تم میری بات تو سنو۔ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا ایک دراز عمر شخص اسے صدائیں لگا رہا تھا۔ گرے رنگ کے 3 پیس میں ملبوس وہ شخص ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اس کا شوہر ہو۔ مجھے کچھ بھی نہیں سننا جاوید، تمہاری روز روز کی عیاشیوں سے تنگ آ گئی ہوں میں۔ کتنی عمر ہو گئی ہے تمہاری، لیکن ابھی تک تمہاری عورتوں کے پیچھے بھاگنے کی گندی عادت ختم نہیں ہوئی۔ بس بہت ہو گیا، اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی جانب گھوم کر وہ عورت شدت سے چلائی۔ تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں عورتوں کے پیچھے جاتا ہوں۔ وہ میرے آفس میں کام کرتی تھی اور میں نے اگر اسے ایک فارمل سا ڈنر دے دیا تو اس میں کون سی بڑی آفت آ گئی؟ میرے سامنے نہ یہ زیادہ بھولے بننے کی ایکٹنگ مت کرو تم۔ اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر رومانٹک باتیں کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے میں نے تمہیں، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ غلط فہمی ہے؟ اپنے ہاتھوں کو لہرا لہرا کر وہ چیختی چلی جا رہی تھی۔ میں نے اسے کوئی رومانٹک بات نہیں کی، یہ سب تمہارے دماغ کا فطور ہے۔ اب وہ بھی اشتعال سے پھنکارا۔ میرے سامنے تو تم ایسے جھوٹ نہ بولو تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ جان سے مار دوں گی میں اس عورت کو بھی اور تمہیں بھی۔ تل ملا کر کہتے ہوئے اس نے قریب پڑا گلدان اٹھا کر جاوید نامی اس شخص کے پاؤں میں پھینکا تو وہ بال بال بچا۔ اپنے کندھے تک آتے بالوں کو لہرا کر اس نے اپنا چہرہ گھمایا۔ اسے آنکھیں دکھاتی ہوئی سیڑھیاں عبور کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھ گیا۔ اے میرے رب، مجھے استقامت دے۔ میں جانتی ہوں کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنے بھائی کے علاج کے لیے میں نے تیری بنائی ہوئی حدود کو پھلانگنے کی کوشش کی، لیکن تو نے مجھے بچا لیا۔ ایک مسیحا کو بھیج کر میری مدد فرمائی اور مجھے داغدار ہونے سے بھی بچا لیا۔ وہ انسان جو کوئی تھا تو اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے اور اسے بھی ایک نیک اور سچا انسان بنا دے۔ اسے کسی ایسی ہم سفر کی سے نوازنا جو تیرے اسے قریب کر دے۔ میرے بھائی کے علاج کے لیے ابھی بھی پیسے بہت کم ہیں۔ میرے لیے یہ سب کچھ ناممکن ہے، پر تو قدرت رکھتا ہے۔ میرا ایک ہی بھائی ہے اور وہ مجھے بہت عزیز ہے۔ تو اسے صحت دے دے، اس کے علاج کا کوئی وسیلہ بنا دے۔ تیری ذات کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ تو میری مدد فرما اور میرے بھائی کو بھی مایوسی سے بچا۔ آمین۔ ایک معصوم حسینہ جسے علیشہ یوسف کے نام سے جانتے تھے، کھلے صحن میں عشاء کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھی آنسو بہاتی ہوئی اپنے رب کو اپنا حال دل سنا رہی تھی۔ جب اس نے آمین کہہ کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چہرے پر پھیرا تو ایک عجیب سا سکون اس کے وجود میں پیوست ہو گیا۔ یہ سچ ہے کہ خدا کے در پر ہمیشہ جلد از جلد دکھ سے رہائی ملے یا نہ ملے، مگر حوصلہ اور سکون ضرور مل جاتا ہے، انجانے میں ہی صحیح۔ لیکن وہ ایک ایسے شخص کے لیے بھی دعا کر رہی تھی جسے وہ صرف چند لمحات کے لیے ملی۔ کچھ لوگ خود بخود ہماری دعا میں شامل ہو جاتے ہیں، اور سیر بھی اس کی دعا میں شامل ہو چکا تھا۔ دل نے اپنا راستہ دور سے ہی بنانا شروع کر دیا تھا، یہ جانے سمجھے بغیر کہ تقدیر انہیں کبھی پھر سے ملائے گی یا نہیں۔ دادو، زاویان کی آواز سن کر دلشاد بیگم بالکنی سے ہوتی ہوئی آہستہ آہستہ سیدھا کمرے میں آئی۔ تم کب آئی بیٹا؟ اپنی لاٹھی ایک طرف رکھ کر وہ صوفے پر بیٹھتی ہوئی گویا ہوئی۔ ابھی آیا ہوں، اور دیکھیں ذرا میں اپنی پیاری دادو کے لیے کیا لایا ہوں۔ اس نے 3 کتابیں جو کہ ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی ان کی جانب بڑھا گیا۔ کتابیں؟ وہ تعجب خیز ہوئی۔ یہ کتابیں ناولز کی صورت میں ہیں۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ بہت اچھی کتابیں جو آپ کو پڑھ کر بہت مزہ آئے گا۔ اس کے من میں کہیں نہ کہیں امرہا آ ٹپکی۔
وہ ان کے پہلو میں ہی براجمان ہوا۔ اچھا، پر میں نے تو تم سے نہیں کہا یہ لانے کو۔ ہاں، آپ نے نہیں کہا تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میری دادو گھر پر بور ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے سوچا کہ جب میں باہر ہوتا ہوں تو آپ یہ ناولس پڑھ لیا کریں، اور پھر جب میں گھر میں واپس آؤں تب آپ ان ناولس کی سٹوری مجھے بھی سنائیں۔ ہوں؟ اس نے دونوں بھویں اوپر اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمیشہ خوش رہو میرا شیر۔ دلشاد بیگم نے محبت سے اس کے چہرے پر پیار کیا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ تبھی دروازے کی ڈور بیل بجنے سے دونوں دادی اور پوتے کا پیار ڈسٹرب ہوا۔ اس وقت کون آ گیا؟ دادی نے پوچھا۔ زاویہ نچلا ہونٹ لٹکائے خاموشی سے کندھے اچکا گیا۔ پھر اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو چوکھٹ پر بڑے سٹائل سے خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ تھوڑے سے موٹے ہونٹ، لمبا ناک اور گول آنکھیں، ایک جانب سے نکالی ہوئی کرلی بال جن کا رنگ براؤن تھا۔ اس کا رنگ قدرتی طور پر گورا تھا یا مختلف کریمز کا کمال تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ سفید پینٹ، سیاہ سلیو لیس شرٹ اور ہاتھ میں لمبی سٹرپ والا پرس، شاید وہ واقعی کوئی کافی امیر گھرانے کی تھی۔ ہانی، تم اس وقت؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ او کم آن بیبی، یہ تو فارمل کیوں ہو رہے ہو؟ رات کے صرف 9 ہی تو بجے ہیں۔ وہ اس کے قریب ہو کر اس کے کالر کو سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ زاویہ نے اس کا ہاتھ جھٹک گیا۔ تمہیں پتا ہے نا کہ دادو گھر پر ہوتی ہیں، تو پھر اس وقت یہاں آنے کا مقصد؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تمہاری دادو مجھے جانتی ہی نہیں، اور تم کب سے اتنے کسی سے ڈرنے لگے؟ وہ سینے پر بازو پھیلائے عجیب تاثر دے گئے۔ ڈرتا نہیں ہوں میں کسی سے بھی، بس میں اپنی دادو کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ بات تم بہت اچھے سے جانتی ہو۔ بیبی، گھر میں آئے مہمان کی عزت کرتے ہیں، انسلٹ نہیں۔ اس نے پھر سے قریب ہونے کی کوشش کی۔ ہانی، جب اس نے زاویان کی گردن میں دونوں بازو ڈالے تو وہ تلخ انداز میں بولے۔ ہانیہ کو وہ ہمیشہ ہانی کہہ کر ہی مخاطب کرتا تھا۔ پر اس کا لہجہ پیار بھرا تھا اور نگاہیں زاویان کے ہونٹوں پر جمی تھی، گویا وہ اگلے ہی پل انہیں چھونے والی ہو۔ جاؤ یہاں سے۔ لیکن وہ اگلا ہی لمحہ اسے خود سے دور دھکیل کر بدل گیا تھا۔ اوکے ریلیکس بیبی، میں تم سے اتنا پوچھنے آئی تھی کہ ہم دونوں آج رات ایک ساتھ ڈنر کر سکتے ہیں؟ وہ دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے اسے نارمل کرنے کی کوشش میں پیچھے کھسک گئی۔ آج نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہانیہ نے دروازے پر ہاتھ رکھ کے چونکتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میری مرضی، پھنکارتے ہوئے کہہ کر وہ دروازے کو جھٹ اس کے منہ پر ٹھپ کر گیا۔ ہانیہ کے لب مزید بولنے کے لیے کھلے کے کھلے رہ گئے، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ غصے سے اپنے منہ پر زبان گھماتے وہ بڑے بڑے ڈگ بھر کر روپوش ہو گئی۔ کون تھا دروازے پر؟ زاویان کے پھر سے واپس آ کر بیٹھنے پر دلشاد بیگم نے سوال داغا۔ کوئی نہیں، تو پھر اتنی دیر کہاں لگا دی؟ چھوڑیں دادو پلیز۔ وہ بے سرا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ بتاؤ تو۔ یار دادو، ہانی تھی۔ ہانی؟ اس وقت؟ دادی کا چہرہ تعجب کی انتہا پر کھلا تھا۔ جی۔ آئے ہائے، اتنی رات کو وہ تم سے ملنے کیوں آئی تھی؟ مجھے نہیں پتا۔ اس کا انداز چڑچڑا سا تھا۔ ادھر منہ کرو ذرا۔ دلشاد بیگم نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اپنی جانب موڑا۔ کیا؟ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر اس نے دونوں شانے اٹھا کر پوچھا۔ سچ سچ بتاؤ مجھے، پہلے کتنی بار اس لڑکی سے راتوں کو ملتے ہو؟ یار دادو کم آن پلیز، آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو بس۔ دلشاد بیگم کا لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ ہاں، اس لیے آپ کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا رخ سیدھا کیا۔ اس کا مطلب کہ تم سچ میں اس لڑکی سے رات کو؟ دادو خدا کا خوف کریں یار، شی از جسٹ مائی فرینڈ، دوست ہے وہ میری۔ ہماری کیمسٹری اچھی میچ کرتی ہے، اس لیے ہم زیادہ تر ملتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ سوچ رہی ہیں ویسا کوئی تعلق ہو ہمارے بیچ۔ وہ کھڑا ہو کر ان کی بات کاٹتے ہوئے سر پھرے انداز میں بولا۔ ایسا کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے، ٹانگیں توڑ دوں گی میں تمہاری۔ وہ انگلی دکھا کر گرجی۔ یار گڈ نائٹ دادو۔ اپنا سر پیٹتا ہوا وہ کمرے سے باہر جانے ہی لگا تھا کہ پھر سے اچانک وہیں رک گیا۔ اب کیا ہوا؟ دلشاد بیگم نے اس کا چہرہ تکا۔ کھانا کھا لیا تھا آپ نے؟ گوشہ انداز میں نہ جانے کہاں سے اسے اچانک نرمی آ گئی تھی۔ غصہ اپنی جگہ لیکن پیار اپنی جگہ تھا۔ ہاں، سریا نے دے دیا تھا مجھے۔ اوکے۔ وہ پھر سے جانے لگا تو اب دلشاد بیگم کی آواز پر قدم جمانے پڑے۔ رکو بیٹا۔ اس نے خاموشی سے گردن گھمائی۔ تم نے کھا لیا؟ جی، ایک دوست کے ساتھ کھا لیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آرام کرو، شب بخیر۔ ان کے بولنے کی دیر تھی اور پھر وہ تیزی سے جاتا دکھائی دیا۔ دلشاد بیگم نے اپنے سامنے میز پر رکھی کتابوں میں سے گرج ناول اٹھایا
और उसको मुस्कुराकर देखते हुए गले में चेन के ज़रिए लटकाई गई ऐनक को आँखों के गिर्द लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया।